नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एजुकेशनल चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 11th बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है सजीव जगत का वर्गीकरण। और आज हम लोग आपके लिए सजीव जगत के वर्गीकरण का तीसरा पार्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी इस अध्याय का हमने 2 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देख लें ताकि हमारा ये जो तीसरा पार्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और हम आपको लगातार जितने भी 11th के अध्याय हैं उन सभी अध्याय का एक एक करके ऑनलाइन क्लास लेकर आते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से प्रेरणा कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आपके क्लास का रिलेटिव वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन और मैसेज आपके मोबाइल पर चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1969 ईस्वी में R.H. हिटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम प्रस्तुत की गई उसके संदर्भ में आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप सबको पता है कि 1969 ईस्वी से पहले दुनिया में जितने भी जीव थे उसे कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा 2 भागों में बांटा गया था और जिसका नाम द्विजगत वर्गीकरण यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हमारे पृथ्वी पर मौजूद थे जो ना तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे में फिट बैठ रहा था और ना ही वो एनिमिलिया में फिट बैठ रहा था, जैसा कि हम आपको पूर्व वाले वीडियो में आपको बताए ही थे। लेकिन जैसे हम बात कर लें बहुत सारे ऐसे जीव जो कि जैसे एनिमल फंगस के नाम से जाने वाला यूग्लिनोइड, और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि ना तो प्लांटे जगत में आता था और ना ही वह जंतु जगत में आता था। बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर के बहस होती थी कि ये एनिमल है या ये फिर जंतु है। लेकिन जब से यानी कब से 1969 ईस्वी के बाद जब हमारी पूरी दुनिया में जितने भी सजीव जगत थे उसको जब हम लोग 5 भागों में बांटा और इस विभाजन का नाम दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण, तब जाकर के जितने भी जीव हैं उसको अलग अलग वर्गों में आसानी से विभाजित कर दिया गया। और 2026 ईस्वी तक दुनिया के जितने भी जीव हैं, अभी जब लगभग 18 लाख जीवों की प्रजाति हम लोगों को ज्ञात है, उन सभी प्रजातियों को इसी 5 भाग में रखा गया है। यानी आप आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, जीवों की जितनी भी प्रजातियां हैं, उन सभी प्रजातियों को वर्तमान समय में या तो मोनेरा में या तो प्रोटिस्टा में या फंगी में या प्लांटे में या फिर उसे एनिमिलिया जगत में विभाजित किया गया। तो आज हम लोग इन सभी जगत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और आपको पता है कि ये जितना भी जगत लिखा गया सबका हम लोग एक अलग अलग चैप्टर बना करके अध्ययन करेंगे और काफ़ी डिटेल से अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, प्लांटे क्या है और एनिमिलिया क्या है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, वर्तमान समय में सजीव जगत के विभाजन के लिए हम लोगों के बीच जो वर्गीकरण की पद्धति अपनाई गई है उस वर्गीकरण की पद्धति को हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। और इस वर्गीकरण का प्रतिपादन जो है 1969 ईस्वी में यानी 1969 ईस्वी में R.H. हिटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार दुनिया के सभी जीवों को 5 भागों में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी जगत को थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ये 5 जगत वर्गीकरण बनाया गया है, यानी जीवों को हमने जो 5 कैटेगरी में बांटा है, 5 उसे भागों में हमने डिवाइड किया है, इसके विभाजन का आधार क्या है। जैसे मान लिया जाए कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का विश्व में लगभग 210 देश हैं। उन सभी देश को एक दूसरे से अगर अलग है तो सभी देश का अपना कुछ ना कुछ आधार है। जैसे कोई भाषा में अलग है, कोई
संस्कृति किन्हीं की अलग है, कोई जाति में अलग है, कोई संप्रदाय में अलग है, कोई डिस्टेंस के आधार पर अलग है। उसी तरह से हमने दुनिया के सभी जीवों को 5 भागों में बांटा है। तो इस विभाजन का आधार क्या है? तो इस विभाजन का जो पहला आधार है वो है हमारा आनुवांशिक विविधता। चलिए इस पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, फिर से वही स्लाइड दिया है जो कि गलत है, 1 से सीधा 4 नंबर पर पहुंचा दिया गया। हम लोग आपको लेकर के चलते हैं कि उसको हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग अध्ययन थोड़ा सा करते हैं। कल भी हम बोले थे आप लोग को ठीक करने के लिए पीपीटी ठीक किए थे, फिर वही प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग 5 जगत वर्गीकरण जो हमारा है उसको थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत हमारा जो पहला वर्गीकरण आता है उसका नाम है मोनेरा। उसका नाम क्या है? मोनेरा। याद रखिएगा, पहला जो वर्गीकरण है उसका नाम है मोनेरा। मोनेरा आपको पता है, पहला जो जगत हमारा है वो उसका नाम है मोनेरा। देखिए बच्चों, मोनेरा जगत के अंतर्गत जो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसकी कोशिका बनी होती है प्रोकैरियोटिक। उसकी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। याद रखिएगा, इसकी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। एक चीज़ आप फिर अच्छे से समझ लीजिए, आपको पता है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं उसके 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। इसमें से जो मोनेरा है उसके शरीर की कोशिका बनी होती है प्रोकैरियोटिक। याद रखिएगा, उसके शरीर की कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। और इसके बाद जितने भी जीव बच जाते हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटे हो या एनिमिलिया हो, उसकी जो कोशिका होती है वो कोशिका होती है यूकैरियोटिक। क्या होती है? यूकैरियोटिक। इस चीज़ को आप जितना देर में समझिएगा समझ लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से एक बार समझिएगा। दुनिया में 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। इसमें प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होंगे उसकी कोशिका बनी होती है प्रोकैरियोटिक। उसकी कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। और उसके अतिरिक्त यानी मोनेरा के अतिरिक्त जितने भी जगत हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटे हो या एनिमिलिया हो, ये चारों का जो कोशिका होता है वो होता है यूकैरियोटिक। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी होगा सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या? तो अगर इसको डिटेल से अगर अभी हम बताएंगे तो लगेगा कि टॉपिक से हम चेंज हो रहे हैं। तो एक लाइन में इसका आंसर समझिए कि जिस कोशिका में केंद्रक का अभाव हो, जिस कोशिका में केंद्रक का क्या हो जी? अभाव हो, केंद्रक का क्या हो? अभाव हो, उसे हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। और जिस कोशिका में केंद्रक पाया जाता हो उसे हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि मोनेरा जगत का जितना भी जीव होगा उसके कोशिका में केंद्रक का अभाव होगा, क्योंकि इसकी कोशिका है प्रोकैरियोटिक। और मोनेरा जगत के अतिरिक्त जितनी भी कोशिकाएं होगी उसके कोशिका में सुसंगठित केंद्रक पाया जाएगा, इसलिए वो कहलाता है यूकैरियोटिक। क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक। तो सबसे पहला मोनेरा जगत की जो सबसे पहली विशेषता, ये मान लीजिए, ये क्या है कि इसकी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब हो गया कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है, यानी इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं आता। तो ये हो गया। इस जगत के अंतर्गत क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। और प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब क्या होगा? जिसकी कोशिका में केंद्रक का अभाव है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। याद रखिए, यहाँ से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि मोनेरा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहला जीव बच्चों क्या आ रहा है? बैक्टीरिया आ रहा है। दूसरा जीव आ रहा है एक्टिनोमाइसिटीज। क्या आ रहा है? एक्टिनोमाइसिटीज। पहला जीव आ गया बैक्टीरिया, दूसरा आ गया एक्टिनोमाइसिटीज, और तीसरा क्या है जी? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया तीसरा जो हमारा जीव है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और अगर इसी में बात किया जाए तो इसी में एक और जीव आता है जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। क्या नाम है? आर्कीबैक्टीरिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। और मोनेरा जगत में जो आर्कीबैक्टीरिया है ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवों में से एक है। बच्चों इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यानी हमारी दुनिया में सबसे पहले अगर किसी जीव की उत्पत्ति हुई है तो वो हुआ है किसका? इसी का, आर्कीबैक्टीरिया। याद रखिएगा, दुनिया में जो सबसे पहला जीव आया है बच्चों, ये कौन है? ये है हमारा आर्कीबैक्टीरिया। तो फिर से एक इस स्लाइड को अच्छी तरह से हम समझ ले रहे हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं 5 जगत वर्गीकरण, जो कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? R.H. हीटेकर साहब के द्वारा प्रतिपादित किया गया है।
कब प्रतिपादित किया गया? तो ये 1969 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया है। और इसके अंतर्गत कैसे जीव आते हैं? तो इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं, जिसमें क्या होता है, सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। अब इसके बाद इसके अंतर कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसके अंतर्गत कौन कौन? बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, एक्टिनोमाइसिटीज आता है और आर्की बैक्टीरिया आता है। और इसी में जो आर्की बैक्टीरिया है, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवों में से एक है। यानी जिस समय हमारी पृथ्वी की हमारा पृथ्वी का जो तापमान है वो हजारों डिग्री सेल्सियस पे था। हमारा पृथ्वी आग का एक गोला था। संभवतः उस समय सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला जो जीव था वो जीव था आर्की बैक्टीरिया। याद रखिए, ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवों में से एक है, जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। तो ये कंपटीशन में भी आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि मोनेरा जगत का जो एक जीव है जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवों में से एक है। तो चलिए हम लोग ये किसके बारे में जान गए? ये हम लोग जान गए मोनेरा के बारे में। अब थोड़ा सा मोनेरा के बारे में हम लोग और भी जान लेते हैं। इसमें इसका क्या सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, इसमें रिप्रोडक्शन की क्या स्थिति है, इसका क्या हैबिट है या इसका हैबिटेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए मोनेरा के बारे में एक और बात आपको बता दें कि इस जगत के जीवों का जो शरीर होता है उसकी कोशिका प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। याद रखिएगा, मोनेरा जगत का जो जीव है, मोनेरा जगत का जीव क्या है? ये जीव एक कोशिकीय जीव होंगे। इसके पूरे शरीर का निर्माण केवल और केवल एक कोशिकाओं से ही हुआ होता है। और ये क्या है? ये दुनिया का सबसे प्रारंभिक कोशिका। याद रखिएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है कि मोनेरा जगत के जो जीव हैं बच्चों, ये जीव इसकी जो कोशिका है, ये कोशिका प्रारंभिक कोशिका मानी जाती है। यानी ये दुनिया की सबसे पहली कोशिका मानी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक कोशिका। ये हमारा पहला इसकी विशेषता होगी। दूसरा, इस जगत के जीव की कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, चूँकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक होने के वजह से इसमें क्या होगा बच्चों? केंद्रक का अभाव होगा। इस लाइन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो मोनेरा जगत का जीव होगा, मोनेरा जगत के जीव की जो कोशिका होगी वो कैसा होता है? ये कोशिका बच्चों होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और मैंने आपको बताया है कि मोनेरा ही जगत एक ऐसा जगत है जिसकी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। और जो ही प्रोकैरियोटिक हुआ तो समझ लीजिए कि इसके केंद्रक में, इसके कोशिका में केंद्रक का अभाव होगा। याद रखिएगा, इसके कोशिका में क्या होगा? केंद्रक का अभाव होगा। तो ये हम लोग इसका दूसरा पॉइंट समझ लिए। तीसरा, इस जगत के जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लासिड, ये सभी नहीं पाया जाएगा। आसानी सी बात है कि ये सभी चीज़ें पाया जाता है केंद्रक में। और जब केंद्रक ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर जितने भी केंद्रक में रहने वाले पदार्थ हैं वो सभी नहीं पाया जाएगा। तो यार क्या क्या नहीं पाया जाएगा? ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना ही गोल्गी काय पाया जाएगा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, और ना ही इसमें पाया जाएगा प्लासिड। ना ही इसमें क्या पाया जाएगा? प्लासिड पाया जाएगा। यानी सीधे शब्दों में आप बात कर सकते हैं कि चूँकि केंद्रक नहीं है तो केंद्रक में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सभी इसमें नहीं पाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कक्षा ही नहीं है तो फिर विद्यार्थी कहाँ से आएंगे? विद्यार्थी कहाँ होगा? जहाँ पर कक्षा होगा। तो जहाँ पर केंद्रक होगा वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, प्लासिड भी होगा। और जहाँ पर केंद्रक का अभाव होगा तो इन सभी कोशिकांग का भी वहाँ पर अभाव देखने को मिल सकता है। यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो यहाँ पर ना तो क्या क्या नहीं पाया जाएगा? ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना तो गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, और ना ही इसमें प्लासिड पाया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है। तो हमने क्या क्या सीख लिया मोनेरा में? मोनेरा में सबसे पहला हमने सीखा कि इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। दूसरा कि इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और आर्की बैक्टीरिया आता है। और आर्की बैक्टीरिया क्या है? दुनिया का सबसे प्राचीनतम जीवों में से एक है। इसके बाद हमने इधर इंट्रोडक्शन में सीखा कि इनकी कोशिका दुनिया की सबसे प्रारंभिक कोशिका मानी जाती है। दूसरा, इसमें केंद्रक का अभाव होता है।
और तीसरा, जब इसमें केंद्रक का अभाव होगा तो ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना ही गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, ना ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, ना ही इसमें प्लासिड पाया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का इसमें अभाव देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर इसमें है कि इसकी कोशिका चारों ओर से एक मजबूत आवरण द्वारा घिरी होती है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर बैक्टीरिया ही है तो उसको आकार प्रदान करने के लिए क्या होगा, इसके चारों ओर एक मजबूत आवरण रहता है। इसके चारों ओर क्या रहता है, एक मजबूत आवरण रहता है। आपको पता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, और कैप्सूल के बाद जो आवरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो याद रखिएगा कि मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो बाहर से एक मजबूत आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसको हम लोग सलाइम या कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल भी बोलते हैं या इसका दूसरा नाम होता है सलाइम। याद रखिएगा, इसको हम लोग या तो कैप्सूल बोलेंगे या इसको हम लोग बोलेंगे सलाइम, जो कि मोनेरा जगत के जीवों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है और साथ ही साथ उसको आकार भी प्रदान करता है। अगला, इस जगत के जीवों में मुख्यतः अलैंगिक प्रजनन पाई जाती है। सिंपल सी बात है, चूँकि आपको पता है कि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, या तो ये आपस में विभाजित हो जाते हैं या फिर विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से इसमें प्रजनन होता है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन होता है। अगर हम छठा नंबर की बात करें तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं। देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पर लिखा है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है, मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। मतलब इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसको आप अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। आपको पता है कि इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आ रहा है, एक्टिनोमाइसिटीज आ रहा है, आर्की बैक्टीरिया आ रहा है। ये सब क्या है, ये सब के सब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सब के सब क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी ये सूक्ष्मदर्शी जीव है। क्या है, ये सूक्ष्मदर्शी जीव। इसको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ तक हम लोग सीख गए। अब इसके बाद है कि इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं इसमें पोषण की कई विधियाँ पाई जाती है। अगर हम बात करें कि इसमें पोषण का मतलब क्या, ये किस प्रकार से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, इसको लेकर के इसमें कई विधियाँ पाई जाती है। क्या क्या विधियाँ, तो सबसे पहला ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो बच्चों, ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी सूर्य की प्रकाश में ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो पहला बात आपको याद रखना है कि जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दूसरा, ये कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी ये रसायन संश्लेषी भी होते हैं। दूसरा क्या है, ये रसायन संश्लेषी भी होता है। याद रखिएगा, ये क्या होता है, रसायन संश्लेषी भी होता है, यानी आसपास के जो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ है इसको भी ये भोजन के रूप में ग्रहण करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषी भी है और दूसरा क्या है, रसायन संश्लेषी भी है। अगर हम तीसरा बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब होता है परपोषी। क्या होता है, परपोषी, यानी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट करते हैं भोजन के लिए, या फिर किसी अन्य जीवों पर डिपेंडेंट करते हैं अपने भोजन के लिए। तो जो भी मोनेरा जगत के जीव होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, या फिर ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, एस्पेरोफिटिक भी हो सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एस्पेरोफिटिक। यहाँ लिखा गया मृतोपजीवी का मतलब हो गया कि किसी मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर में रहकर उसके कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करके अपने लिए ऊर्जा की प्राप्ति करता हो। तो पोषण की यहाँ पर बहुत सारी विधियाँ देखने को मिली। क्या क्या देखने को मिला कि ये पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, ये रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, ये परपोषी भी हो सकते हैं, और ये मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर अगर इसमें हम पोषण की बात करें तो पोषण में इसमें काफ़ी विविधताएँ देखने को मिल सकती है। चलिए, और लास्ट जो सबसे अंतिम पॉइंट है किसका, मोनेरा जगत का, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। मोनेरा जगत के जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों को, याद रखिएगा, मृत कार्बनिक पदार्थों को यहाँ से ले लेते हैं, कि विघटित करता है, जिसके कारण
और इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके फिर से इसको वायुमंडल में मिला देता है। तो याद रखिए, अगर मोनेरा जगत का जीव ना होता तो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो मृतकों का टीला बन जाता। हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो क्या बन जाता है बच्चों? वो बन जाता मृतकों का टीला। यानी आप इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी जीव जंतु मरा, अब उसके शरीर के जो अब अवशेष बच गए हैं, उसका जो डेड बॉडी बच गया है, उसको विघटित करने का काम कौन करता है? मोनेरा जगत का जीव करता है, बैक्टीरिया करता है। तो आपको पता है कि अगर मोनेरा जगत का जीव ना होता तो हमारी पूरी पृथ्वी पर लोग क्या लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जीव मर रहे हैं, और उस जीव का शरीर का अवशेष अगर हमारी पृथ्वी पर मौजूद रहता तो हमारी पृथ्वी बच्चों मृतकों का टीला बन जाता। तो निश्चित रूप से याद रखिए, जो मोनेरा जगत के जीव हैं ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, और जितने भी डेड बॉडी होता है उसको फिर से सड़ा करके, गला करके या तो मिट्टी में मिला देता है या फिर इसे वायुमंडल में इसको मिला देता है। और इससे हमारी प्रकृति में ये जो मृत कार्बनिक पदार्थ है इसका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सभी चीज़ें, किसका इंट्रोडक्शन था जी? मोनेरा का इंट्रोडक्शन है। हमारा जो दूसरा भाग है बच्चों, इसका नाम है प्रोटिस्टा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हमारा जो दूसरा भाग है इसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा। क्या नाम है इसका? प्रोटिस्टा। तो देखिए प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव भी एक कोशिकीय होते हैं। मतलब जिस तरह से मोनेरा जगत का जीव था एक कोशिकीय, उसी तरह से प्रोटिस्टा जगत का भी जीव क्या होता है बच्चों? ये भी होता है एक कोशिकीय। याद रखिएगा, यानी एक कोशिकीय कहने का मतलब हुआ कि इसके भी पूरे शरीर का निर्माण केवल और केवल एक कोशिकाओं के मिलने से हुआ होता है। यानी इसको भी हम लोग बोलेंगे एक कोशिका। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग है, और ये होता है यूकैरियोटिक। आपको मैंने पहले ही बताया कि मोनेरा जगत को छोड़कर दुनिया का जो भी जगत बच गया, कितना 4 जगत बचा है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। अब जितने भी जगत आएंगे उनकी शरीर की जो कोशिका होगी बच्चों वो होगा यूकैरियोटिक। याद रखिएगा, वो क्या होगा? यूकैरियोटिक। यानी यूकैरियोटिक कहने का मतलब हो गया कि इसमें केंद्रक पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा। और आपको पता है कि जब केंद्रक पाया जाएगा तो केंद्रक में पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो, प्लासिड हो, ये सभी के सभी चीज़ें इसमें पाई जाएगी। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ हमने जाना कि इसके भी शरीर का जो निर्माण होता है वो एक कोशिका के ही माध्यम से होता है। अतः प्रोटिस्टा जगत के भी जो जीव हैं वो क्या हैं? एक कोशिकीय हैं। और इसके शरीर की कोशिका कैसी है? तो इसके शरीर की कोशिका है यूकैरियोटिक। याद रखिएगा, इसके शरीर की कोशिका क्या है? यूकैरियोटिक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आपको बता दें कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के जीव आते हैं। जैसे एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होता है, एक स्लाइम मोल्ड्स होता है, और एक होता है प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा। अगर हम प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो उसको भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है डायनोफ्लिजिलेटस, दूसरा होता है डाइटम, और तीसरा होता है यूग्लिनॉइड। फिर स्लाइम मोल्ड्स का कोई पार्ट नहीं है। फिर प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा को भी हम लोग कई भागों में बांटते हैं। तो जब हम लोग चैप्टर पे आएंगे, यानी प्रोटिस्टा जगत का एक अलग से चैप्टर बनाएंगे, तो इन सभी चीज़ों को वहाँ पर हम लोग डिटेल से जानेंगे। फिलहाल यहाँ समझिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ आता है। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रोटोजोआ आता है। इसके अंतर्गत शैवाल आता है, और इसके अंतर्गत स्लाइम मोल्ड आता है। क्या आता है? स्लाइम मोल्ड आता है। या फिर यहाँ पर डायनोफ्लिजिलेटस है, ये भी इसके अंतर्गत आ सकता है। तो कुछ जीवों का यहाँ पर नाम लिखा गया जो कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है? फिर से एक बार आप लोग रिमाइंड कर लीजिए। प्रोटोजोआ आता है, शैवाल आता है, स्लाइम मोल्ड आता है, और डायनोफ्लिजिलेटस आता है। तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रोटिस्टा जगत में क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अब थोड़ा सा हम इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स पाए जाते हैं, यानी इसका क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहला, इस जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि प्रोटिस्टा जगत के भी जो जीव होते हैं बच्चों, वो क्या होता है? एक कोशिकीय ही होता है। मतलब इसके भी शरीर का निर्माण केवल और केवल एक कोशिकाओं के मिलने से होता है। तो ये भी क्या है? हमारा एक कोशिकीय जीव है।
परंतु इसके कुछ सदस्य कॉलोनी के भी रूप में पाए जाते हैं, और जब ये कॉलोनी के रूप में पाए जाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। जैसे आप चापाकल के आसपास में देखिएगा बहुत सारा शैवाल रहता है, अगर ये करोड़ों अरबों की संख्या में रहता है तो निश्चित रूप से हम इसको देख पाते हैं, इसको हम लोग आसानी से क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये भी जीव क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अगर हम एक एक करके देखेंगे तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये कॉलोनी में रहे, समूह बना करके रहे, तो निश्चित रूप से इसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरी बात, इस जगत के जो जीव हैं इसकी जो कोशिका है, इसकी क्या है, कोशिका है। ये कोशिका बच्चों क्या होता है, ये कोशिका होता है यूकैरियोटिक। पहले भी हमने बताया कि मोनेरा को छोड़कर जितना चारों जगत है सबकी कोशिका होती है यूकैरियोटिक, और जब यूकैरियोटिक होगा तो सीधा सा मतलब है कि इसमें केंद्रक पाया जाएगा, और जब केंद्रक पाया जाएगा तो केंद्रक की उपस्थिति के वजह से इसमें सभी प्रकार के कोशिका, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतः प्रदस्य जालिका, लवक, ये सभी के सभी पाए जाएंगे। यानी केंद्रक में जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, प्लासिड हो, ये सब के सब इसमें पाए जाएंगे। तो याद रखिएगा कि इसमें हमने क्या क्या सीखा। पहला कि इसका जो शरीर होता है वो भी एक कोशिकीय होता है। पूरा का पूरा जो हमारा प्रोटिस्टा जगत का जीव है, इसका पूरा का पूरा शरीर एक कोशिकीय होता है, लेकिन इसके कुछ सदस्य मतलब कुछ प्रजाति जब आपस में समूह बना करके रहे, आपस में कॉलोनी बना करके रहे, तो इसको हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। अगर हम सिंगल सिंगल देखने की बात करें तो प्रोटिस्टा जगत का जीव अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसको अपनी आंखों से देखना संभव नहीं है, लेकिन इसकी कुछ प्रजाति को हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। इस जगत के जीव की जो कोशिकाएँ होती है वो कोशिका यूकैरियोटिक होती है, और जो ही हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें केंद्रक पाया जाएगा, और जब इसमें केंद्रक पाया जाएगा तो जितने भी केंद्रक में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, प्लासिड हो, ये सभी के सभी चीज़ें इसमें जो है पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा केंद्रक रहने के बजाय जितने भी केंद्रक संबंधित चीज़ें हैं वो सब के सब इसमें पाया जाएगा। चौथा, प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीवों की कोशिका के कोशिका द्रव में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि इसके कोशिका द्रव में कभी कभी केंद्रक की संख्या बच्चों एक से अधिक भी पाई जा सकती है। हालांकि आपको पता है कि कोशिका के केंद्रक की संख्या एक ही होनी चाहिए, लेकिन प्रोटिस्टा जगत के कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसके कोशिका में केंद्रक की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। दूसरा, प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीवों के शरीर पर सिलिएटा या फ्लैजिला पाया जाता है, सिलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। याद रखिएगा, सिलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। याद रखिएगा, सिलिया या फ्लैजिला का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये जीव है, मान लिया जाए कि ये यूग्लिनॉइड एक प्रकार का प्रोटिस्टा, तो इसके शरीर के बाहरी भाग में एक पतले सूत्र के समान संरचना पाई जाएगी। ये संरचना को ही हम लोग बोलते हैं सिलिया, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। सिलिया बोलते हैं या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लैजिला। और बच्चों इसका काम क्या है, इसका काम है कि इस प्रकार के प्रोटिस्टा को गति प्रदान करना, मतलब इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो काम है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है सिलिया या फ्लैजिला के द्वारा। जैसे कि हम लोगों में चलने के लिए क्या है, पैर है। अभी हम लोग कोचिंग में हैं, कुछ देर के बाद छुट्टी हो जाता है तो अपने अपने घर पे चले जाते हैं, फिर खाना खाने के लिए मेस साथ चले जाते हैं, खेलने के लिए ग्राउंड में चले जाते हैं। तो हम लोग अपने अपने शरीर को गति करवाने के लिए पैर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं उसमें गति करने के लिए दो अंग पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सिलिया या फ्लैजिला कहते हैं। याद रखिएगा, जिसे हम लोग सिलिया या फ्लैजिला कहते हैं। इसी सिलिया या फ्लैजिला के दम पर ये जो जीव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है जी, गति करने में सक्षम हो पाता है। तो इस चीज़ को हमने जान गया। अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट है कि इस जगत के जीवों में सेक्सुअल, याद रखिएगा, इस जगत के जीवों में सेक्सुअल और एसेक्सुअल, याद रखिएगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल यानी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं
उसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जा सकते हैं। यानी जब दो प्रोटिस्टा आपस में मिलकर जाइगोट प्रोसेस के माध्यम से नए जीव को उत्पन्न करता है तो वो कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब प्रोटिस्टा में फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन या फिर कोशिका विभाजन, इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखने वाली बात है कि हमारे कोशिका में दो प्रकार से प्रजनन होते हैं। एक प्रजनन का नाम है लैंगिक प्रजनन और दूसरे प्रजनन का नाम होता है अलैंगिक प्रजनन। एक होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। अगर हम बात करें इसके पोषण का तो ये स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक प्रकाश संश्लेषी, दूसरा स्लाइम मोल्ड्स और तीसरा प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। प्रकाश संश्लेषी का मतलब ही हुआ कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो बैक्टीरिया है यानी प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है। और जब ये अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषी है और स्वपोषी कहलाएगा। और जब ये पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करे तो इसे हम लोग परपोषी कह सकते हैं। तो यानी ये स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। हालांकि इस स्लाइड में बहुत सारी गलतियां हैं, आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें और इसको सुधार लें। कल से हम इस पर बात करेंगे। जो भी पीपीटी बनाते हैं बिना देखे समझे, बिना बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो पीपीटी को यहाँ पर डाल दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा सुधार देंगे। चलिए, तीसरा जो हमारा जीव है वो है कवक। कवक से पहले थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं कि एक कोशिकीय एल्गा तथा डाइटम प्रकाश संश्लेषी होते हैं जो समुद्र में या फिर अलवणीय जल में भी पाए जा सकते हैं। या अगर हम बात करें प्रोटिस्टा का कहाँ कहाँ रहता है तो प्रोटिस्टा आपको स्वच्छ जल में भी पाया जा सकता है, लवणीय जल में भी पाया जा सकता है और लवणीय जल में भी पाया जा सकता है। यहाँ तक कि जो नम स्थान है जैसे लकड़ी वगैरह का कुंदा वगैरह होता है ना, उस पर भी आपको प्रोटिस्टा जगत के जीव देखने को मिल सकते थे। यानी अगर हम इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो इसके जो रहन सहन है, इसका जो आवास है उसमें काफ़ी विविधता है। ये पृथ्वी के अलग अलग भागों में ये पाए जा सकते हैं। चलिए, तीसरा जो हमारा है वो है कवक। तीसरा जो हमारा है वो है कवक, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हमारा जो तीसरा पार्ट है बच्चों, इसका नाम है कवक। देखिए, इन्हें कवक भी कहा जाता है चूँकि फंगी नाम है अंग्रेजी में और इसको हम लोग हिंदी में कवक भी कहते हैं। द्विजगत वर्गीकरण में पहले इसे रखा गया था प्लांटे में। देखिए स्पेलिंग का माँ बहन करके रखा है। पहले इसको रखा गया था किस में? प्लांटे में, यानी फंजाई जगत के जो जीव हैं इसको पहले वैज्ञानिक रखे थे किस में? प्लांटे में। लेकिन परंतु इसमें क्लोरोफिल, देखिए यहाँ क्लोरोफिल भी गलत लिखा हुआ, एकदम पकड़ के जो है ना, इसमें क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पौधे में होता है जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, इसमें क्लोरोफिल का अभाव था, अतः इसे प्लांटे वर्ग से हटाकर एक अलग वर्ग में रखा गया जिसका नाम है फंगी। फंगी बोलिए या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फंजाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं फंजाई। फिर से समझिएगा, जैसे कि इस जगत के अंतर्गत आता है मशरूम। आप पौधा देखे होंगे मशरूम, जो कि लगभग हम सब देखते हैं। मशरूम में क्या है? आपको जिसको आप साधारण भाषा में गोबर छत्ता भी कह सकते हैं। जैसे अभी बारिश का समय है तो आप देखेंगे लकड़ी के कुंदों पर या फिर गाय के गोबर पर या फिर भूसा वाले घर में ये पौधा पनप जाता है। जैसे इस तरह का डिजाइन रहता है, आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह का ये डिजाइन रहता है, मिट्टी से इस तरह से जुड़ा रहता है या फिर किसी भी कार्बनिक पदार्थ पे जाकर के ये उग जाता है। इसको हम लोग गोबर छत्ता बोलिए। या फिर इसमें इस तरह का भी बनता है जो कि हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में इसको खाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मशरूम। समझे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। तो देखने में और आपको अन्य सभी लक्षणों के आधार पर ये पौधे की तरह दिखता है। तो इसीलिए पहले के जो वैज्ञानिक थे इसको रखा था प्लांटे में। किसको? कवक को रखा था किस में? प्लांटे में। लेकिन बाद में जब पता चला कि इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, मतलब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने में सक्षम है ही नहीं, तब जाकर के इसको प्लांटे वर्ग से हटाकर इसके लिए एक अलग जगत बनाया गया और इस जगत का नाम रखा गया
फंजाई जगत। इस जगत का नाम क्या रखा गया है? फंजाई जगत। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सिंपल सी बात है कि जब तक टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, एक प्लांटे था और एक एनिमिलिया था, तो इसको रखा गया था प्लांटे वर्ग में। लेकिन दिक्कत क्या था कि ये दिखता है प्लांट के जैसा, पेड़ पौधे के जैसा, लेकिन इसके जो शरीर है उसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना पाता। ये मृत कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करके अपने लिए ऊर्जा की प्राप्ति करता है, जिसके कारण इसे प्लांटे वर्ग से हटा करके इसको एक अलग वर्ग में रखा गया और इस वर्ग का नाम रखा गया फंजाई। इस वर्ग का नाम क्या रखा गया? फंजाई। तो चलिए इसका कुछ कुछ सिम्टम्स है, इसका कुछ फीचर्स है, उसको हम लोग जानते हैं। इस जगत के जो जीव होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। देखिए स्पेलिंग का पकड़ के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ये दोनों होते हैं। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यानी अगर हिंदी में बात करें तो ये एक कोशिकीय भी होते हैं और ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। मोनी को बुलाइए, स्पेलिंग का इतना तगड़ा। एक कोशिकीय भी होते हैं और ये क्या होते हैं जी? बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये क्या होता है? एक कोशिकीय भी होते हैं और ये क्या होते हैं? ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। बहुकोशिकीय भी होते हैं, याद रखिएगा। अभी तक हमने जो दो जगत पढ़ा, कौन कौन? मोनेरा और प्रोटिस्टा, उसमें जो जीव था वो केवल और केवल एक कोशिकीय जीव था। लेकिन जो फंजाई जगत के जीव हैं ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी। स्पेलिंग आप जो इतना गलत लिखते हैं, यहाँ देखिए यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, अरे बहुत ज़्यादा मिस्टेक है इतना। और ऊपर में आप जो पूरा का पूरा स्लाइड सब इधर उधर करके दे दिए, कैसे तो दिक्कत हो जाता है ना। चलिए, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? एक यूनिसेलुलर है और दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर है। मतलब एक कोशिकीय जीव हैं और बहुकोशिकीय जीव हैं। इससे पहले हम लोग जो मोनेरा पढ़े थे और प्रोटिस्टा पढ़े थे, तो उसमें हम लोग ये सीखे थे कि मोनेरा जगत का जो जीव है या फिर प्रोटिस्टा जगत का जो जीव है उसकी कोशिका यानी उसके शरीर की कोशिका क्या था? यूनिसेलुलर था। यानी पूरे शरीर का निर्माण केवल और केवल एक कोशिकीय जीवों से हुआ था। लेकिन फंजाई में क्या है? इस जगत के कुछ जीव का जो शरीर है वो एक कोशिकीय भी है और कुछ जीव का जो शरीर है वो बहुकोशिकीय भी है। जैसे उदाहरण में हम दे दें कि एक ईस्ट भी क्या है? एक प्रकार का फंजाई जगत का जीव है और ये क्या है? यूनिसेलुलर है। मतलब इसके पूरे शरीर का निर्माण एक कोशिकाओं से हुआ, तो इसको हम लोग यूनिसेलुलर बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ पर हम बात करें मशरूम का, तो मशरूम का शरीर क्या है? बहुकोशिकीय है। मतलब इसके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो फंजाई जगत के जीव हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और फंजाई जगत के जो जीव हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय का उदाहरण हो गया ईस्ट और बहुकोशिकीय का उदाहरण हो गया मशरूम। तीसरा, इस जगत के जीव औचल होते हैं। औचल मतलब क्या? कि जहाँ पे जन्म लिया पूरा जीवन वहीं पर वो खत्म कर देगा। जैसे पेड़ पौधा औचल है, जिस स्थान पे उनका जन्म हुआ वहीं पर उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना, फंजाई जगत के भी जो जीव होते हैं वो अचल होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का प्रचलन अंग नहीं पाया जाता, वो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। तो ये 3 तक हमने यहाँ पर सीख गया। चौथा देखिए, इसकी कोशिका के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जिसको आप कोशिका भित्ति कह सकते हैं। ये बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। जैसे कि पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज का। अब यहाँ पर डिफरेंट याद रखना, चूँकि इसमें बहुत सारे लक्षण पेड़ पौधे जैसा मिलता है और कुछ कुछ पेड़ पौधे से नहीं मिलता है, जिसके कारण इसको फंजाई जगत में रखा गया। तो याद रखिएगा, इसकी कोशिका के चारों ओर एक मजबूत आवरण होता है, घेरा होता है, एक सेल वॉल होता है, लेकिन ये बना होता है बच्चों काइटिन का। याद रखिएगा, किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे की बात करेंगे तो वो बना होता किसका? वो बना होता है सेल्यूलोज का। अगला, इस जगत के जीव में मुख्यतः 3 प्रकार से प्रजनन होते हैं। कौन कौन? या तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फिर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। यानी अगर हम प्रजनन की बात करें तो इसमें प्रजनन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ क्या?
कि फंजाई जगत के जितने भी जीव हैं उसके शरीर के किसी भाग से उसके टूटने से जब नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी तो उसे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जब अलैंगिक मतलब एक ही जीव के माध्यम से जब नए जीव की उत्पत्ति होगी तो उसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। और लैंगिक प्रजनन का मतलब होगा कि जाइगोट फॉर्मेशन के माध्यम से जब नए जीव की उत्पत्ति होगी तो उसे हम लोग लैंगिक प्रजनन कहेंगे। यानी अगर हम प्रजनन की बात करें तो फंजाई जगत के जीव में वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल तीनों प्रकार के प्रजनन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इस जगत के जीव में आपको पहले ही हमने बताया कि क्लोरोफिल का अभाव होता है। इस जगत के जीव में क्या होता है जी? क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्लोरोफिल का अभाव होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये पेड़ पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। इसे भोजन के लिए किस पे, किसी दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जिसके कारण ये विषमपोषी होते हैं। ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को अपना पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, अतः इसको हम लोग मृतोपजीवी भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप देखें होंगे कि मशरूम कहाँ उबजता है, तो गाय के गोबर पे उबजता है, भूसा में सड़ा हुआ भूसा पर उबजता है। यानी ये देखने में ही सिर्फ पेड़ पौधे जैसा लगता है, ये पेड़ पौधा नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपने पोषण के लिए क्या करता है, मृत कार्बनिक पदार्थ को किसी सड़े गले स्थानों पर ये पनपता है और वहीं से अपना पोषण लेकर के अपने लिए वो ऊर्जा की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब हो गया कि मृत जीवों के शरीर से ये अपना भोजन को ग्रहण करता है। जो जीव पौधे या जंतु के शरीर में रहकर अपना पोषण करता है उसे परजीवी कहते हैं। यानी इसमें कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि परजीवी भी हो सकते हैं और दूसरे जीवों के शरीर में रहकर ये अपना भोजन कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग आपके 3 पार्ट तक ही रहने दे रहे हैं। बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक है हमारे पीपीटी में, तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सुधार करवाते हैं। तब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लांटे और एनिमिलिया के बारे में, वो भी काफ़ी डिटेल से। तो ठीक है, आप अगले वीडियो आने तक का इंतज़ार करें और अपना विशेष ख्याल रखें। हम मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।